सर ये FeCr2O4 है ना? हाँ, FeCr2O4 क्रोमेट और सर इसका नाम क्या है? Na2CO3। Na2 कहाँ पे बेटा? Na2CrO4 जो है सोडियम नहीं क्रोमेट। सर, पहले वाले में जब हमने क्रोमेट Na2CO3 ये तो सोडियम Yes, कार्बोनेट है ना बेटा, सोडियम कार्बोनेट, ये तो सिंपल कंपाउंड है भाई, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं। सर स्लाइड नहीं थी। अभी दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर, डन हो गया? चलिए अब देखिए, अब पहली इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं आपकी बात पे आता हूं, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात। अच्छा किसी ने, सबने LIC एजेंट का नाम सुना है? LIC एजेंट सुना है क्या? यस सर, यस सर। LIC एजेंट क्या करता है बताओ? सर LIC वो एजेंट LIC करता है, LIC के एकदम बाद सही बात है, यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब बताओ, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे ही देखो सेम मतलब है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बताओ? ऑक्सीडेशन करेगा। यस सर। अच्छा अब देख लड़के, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का छूटना, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता है सबको? यस ऑक्सीडेशन का सर, मतलब यही क्या तो होता मैं है? पूछ रही थी, अभी मतलब रुक, रिडक्शन गेन हाँ ऑफ अभी इलेक्ट्रॉन। सुन तो ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दे, तुझे एकदम समझ में आ जाएगा। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बार बता, तो LIC एजेंट LIC करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करता है। अब मुझे किसी का ऑक्सीडेशन करना है, मुझे करना है, तो क्या करना चाहिए? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है, तो मैं उसके इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस हाँ सर। बेटा। अरे भाई देखो, कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन करना है मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसका ऑक्सीडेशन कब करना? जब मैं इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन मैं खा लूंगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मेरा खुद का क्या हुआ बेटा? रिडक्शन ही तो हुआ। यस समझ रहे सर। हो? लड़की समझी क्या? इसको डाउट था? यस सर। LIC एजेंट वाली कहानी है। जैसे मैं तेरे पास आया, मैंने तेरी LIC कर दी, तो तेरी तो LIC हुई ना, मैंने करी है। समझ रही है लड़की? तो सर यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? रिडक्शन होगा हमेशा। समझ रही है ओके बेटा? सर, थैंक यू। ऐसे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा, सॉरी सामने वाले का रिडक्शन कराएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या कराता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे करा सकता हूं मैं सामने वाले का? उसको इलेक्ट्रॉन खिला दूं, तो मेरा खुद का क्या हो जाएगा खुद का बेटा? ऑक्सीडेशन करके। एग्जैक्टली ये कहानी है। समझ में आ गई बेटा? अच्छा अब हम बात करते हैं, हमारा जो ये आदमी है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे रिड्यूस होता है बेटा। देखो रिड्यूस होता दिखेगा भैया। इसको बैलेंस करना आता है क्या आपको? जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव, कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 7H2O। यहाँ पे ये मैंने पढ़ाया ना आपको शायद, 14H+, यस ये कराया सर। था बेटा। और इधर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14 प्लस और 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह की रिएक्शन होती है जब ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। सर ये एक बार और बता दो। हाँ, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करता है बता रहा हूं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव जाता है Cr3 पॉजिटिव में।
तो पहले मैंने ऐसे सिखाया होगा, पहले अदर एटम को बैलेंस करते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगाते हैं, सही है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं, फिर चार्ज बैलेंस करते हैं तो 14 + 2 नेगेटिव, तो इस तरफ 12 प्लस है और इस तरफ कितने प्लस है, 6 प्लस, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, सही है, सही बेटा। यस सर। दूसरा इसका हीटिंग इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूँ, जितने मेरे नोट्स है आपको पूरे पढ़ने, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे कैसे इसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है, तो K2Cr2O7 पे हीट कर दोगे आप तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, याद रखना, K2CrO4 बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, प्लस Cr2O3 बन जाएगा, प्लस O2, ठीक है। और इसका नेचर एम्फोटेरिक समझते हैं क्या, यस यस सर। सर, जो ना बेस हो ना बेस ना एसिड, तो याद ये क्वेश्चन आएगा आपके नीट में कि यदि K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, Cr2O3, और उसका नेचर कैसा रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। एक रिएक्शन हो रहा है इसकी, वो और ले लेता हूँ बस छोटी सी, चलो अगले पेज पे लिख देंगे, पहले आप इतना लिख। सर ये आपने रेड वाले में क्या लिखा है, Re इलेक्ट्रॉन प्लस फर्स्ट वाला, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बेटा 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, देख खुद सोच कैसे 6 होंगे, देख इधर 14 प्लस है, 2 नेगेटिव है, तो इस तरफ 12 प्लस चार्ज हो गया और इस तरफ 6 प्लस चार्ज है, एक क्रम पे 3 तो 2 है ना, बराबर करने तो 6 नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा ना, सही यस बेटा। सर। सर आप एक बार नीट का फॉर्म भरवा दोगे? हाँ भरवा देंगे, तो मुझे डाउट पूछ लेना ना, जो तुम्हें दिक्कत है। सर आपका नंबर नहीं मिला ग्रुप पे। है रखी, मैं हूँ उस ग्रुप में, 8890 से स्टार्ट हो रहा है, मेरे को टैग, मैं टैग कर दूंगा खुद को, ठीक है, भरना तेरे को ही पड़ेगा, मैं सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। यस सर, बता दीजिएगा। अपना फॉर्म हमेशा आदमी को खुद भरना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब बट इनकेस तुम्हें कुछ भी हेल्प रिक्वायर्ड हो तो अभी कल तो निकला ही है लड़की, अभी तो निकला भी नहीं है, रुक जा 1-2 दिन, है ना। नहीं सर निकल गया। हाँ निकल तो गया, लेकिन निकल गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन रुक जा।
नहीं सर, वैसे तो भर लेंगे, फिल कर लेंगे, बट ये जो फीस वीस का है ना, तो वो समझ नहीं आ रहा कैसे फिल करना है। हाँ मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा 2 मिनट में, मैं अपने आप को टैग कर दूंगा, ठीक है। और मेरे किसी सर एक स्टूडेंट, इसमें हाँ क्वेश्चन ये पूछना मतलब पूछेगा K2Cr2O7 कौन सा रिएजेंट मतलब देता है? नहीं, हीट करने पे क्या बनता है, कौन सा ऑक्साइड बनता है? Which of the following oxide is formed after heating K2Cr2O7? Acidic, basic, neutral, amphoteric. समझी? सही है। आगे बढ़ जाऊं? तो लिख लिया सबने? बताओ भाई। यस सर, हो गया। ठीक है, एक रिएक्शन और है बस, उससे नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक रिएक्शन होती है बेटा K2, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना। K2Cr2O7 प्लस H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है CrO5, ये याद रखना बस। CrO5 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका ना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई, अभी आपको बटरफ्लाई दिखेगी, आपको दिखी क्या बटरफ्लाई? ऐसा ये मुंह है बटरफ्लाई का, ऐसा समझ रहे हो क्या? ये पंख ऐसे, ये पंख नंबर 1, पंख नंबर 2, दिख रही है क्या बटरफ्लाई? अरे यस बटर, सर। हाँ, तो इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए इस रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा कि CrO5 बनता कैसे है। तो K2Cr2O7 प्लस H2O2 से बनता है बस। अब नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे KMnO4, उसके बाद F ब्लॉक के कुछ सर ये पॉइंट्स इसका लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है ना? अब थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड पॉइंट लगा। अच्छा फिर एक पॉइंट तो भूल ही गए हम, फोर्थ पॉइंट बताना पड़ेगा फिर। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो जब भी जो डाइक्रोमेट आयन रहता है ना, ये वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाइक्रोमेट आयन को यदि आप एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो क्रोमेट आयन बन जाएगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, क्रोमेट आयन को यदि आप एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। ये हमने यूज भी करा है अभी जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखवाया था आपको, ठीक है। और इसका उल्टा कर दोगे, मतलब इसको जब बेसिक मीडियम में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट से क्रोमेट, ठीक है। ये यूज किया ना मैंने अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, क्रोमेट में एसिड यस डाल के सर। डाइक्रोमेट बनाया, और रिवर्स भी ट्रू है उसका, बेसिक डाल के क्रोमेट बना सकते, ये भी याद रख सकते हैं। सर इसका नाम क्या है CrO5 का? CrO5 का कुछ नाम नहीं बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड ही बोलते हैं, पेंटॉक्साइड बोलते हैं, वैसे कुछ होता नहीं है नाम, स्पेशल कोई नाम नहीं। सर H2O2 का नाम क्या है? हाँ बेटा बोलो। सर H2O2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। दिखी क्या बुक आपको? ऐसे ऐसे देखो, दिखी क्या बुक ऐसे? ये यस भी, सर। हाँ, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर मतलब इसे बेस पे ला रहे हैं तो क्या बन रहा है? क्या? सर पहले हम एसिडिक में लाए, फिर दोबारा बेस में ला रहे हैं रिएक्शन को, नहीं, तो यदि क्या जो बन रहा है? क्रोमेट आयन है ना, क्रोमेट आयन है, उसको एसिडिक मीडियम में ले गए तो डाइक्रोमेट बन जाता है वो, और डाइक्रोमेट को बेस में लेके जाएंगे, डाइक्रोमेट को यदि वापस लेके जाओगे बेस में तो क्रोमेट बन जाता है। ओके सर। सही है।
आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। यस सर डन। चलिए तो नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अपन के MnO4। नाम पता है क्या आपको इसका? दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। यस सर। ठीक है, तो ये कैसे टूटता है? KMnO4 जब भी टूटेगा ना तो ऐसे टूटेगा, K प्लस प्लस MnO4 नेगेटिव। तो हमें MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन, इसका कलर भी बेटा हमें याद रखना पड़ेगा। सो द परमैंगनेट आयन हैज कलर पर्पल और डायमैग्नेटिक होता है। अच्छा, एक होता है मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन कैसा होता है? ऐसा 2 नेगेटिव होता है। मैग्नेट आयन में क्या होता है? 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, मतलब ये वाला इसका फॉर्मूला है MnO4 2 नेगेटिव। तो परमैंगनेट मैग्नेट, इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन। तो इसका कलर भी साथ में याद रखेंगे अपन। दिस इज ग्रीन एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। इसके साथ याद रखना चाहिए क्योंकि जब इसको बनाएंगे ना तो ये बनता है। ठीक है, अगेन दिस इज, यदि इसका इंट्रोडक्शन दिया जाए, दिस इज पर्पल सॉलिड वाटर soluble एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये मैंने एडिशनल लिखा है। मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर एडिशनल है क्योंकि बीच में यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसका भी स्ट्रक्चर बना दिया है। हम पढ़, सर ये किससे बनेगा, कौन सी उससे बनेगा ये? किससे बेटा? MnO4 2 माइनस। ये कैसे बनेगा अभी आगे बताऊंगा ना, इसका कैसे बनेगा वो सिखाऊंगा। अभी तो मैंने जस्ट KMnO4 कैसे टूटता है, क्या उसका नेचर होता है और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है ये बताया। अभी मैं इसको कैसे रिएक्ट करता है बताऊंगा और कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताऊंगा। पहले एक बार इतना लिख लो बस, ठीक है।
आगे बढ़े। बेटा आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इसको कैसे बनाया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, इसमें हम MnO2 ऑक्साइड होता है, KOH और O2, तो इन दोनों को मिलाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई मारते हैं, तो K2MnO4 नेगेटिव बनता है, सॉरी K2MnO4 बनता है प्लस H2O, है ना। फिर हम K2MnO4 जो कि पोटेशियम मैग्नेट है, ये इसको लेके जाते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4, ठीक है, प्लस MnO2 प्लस H। तो पहले ये जो बना है ना, ये जो बना है, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, और ये हमें चाहिए था, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, सिंपल। पहला तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी कैसा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कैसे ऑक्सीडाइज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO4 नेगेटिव ना एसिडिक मीडियम डालोगे आप, तो Mn2 प्लस में रिड्यूस होगा ये, और MnO4 नेगेटिव आप यदि बेसिक मीडियम रखोगे या न्यूट्रल मीडियम रखोगे, तो ये MnO2 में जाएगा। तो आपको सवाल के अंदर देखना पड़ेगा कि इसकी एसिडिक की रिएक्शन है बेसिक की है। एसिडिक होगी तो Mn2 प्लस बनाएंगे, नहीं तो ये बनाएंगे। क्लियर बेटा, ये इसको भी लिखेंगे बेटा, फिर इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। सर ये न्यूट्रल होगा? कौन सा बेटा? सर ये लास्ट वाला आपने जो लिखा है। हाँ, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में ये होगा। डन सर। डन। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो इसके हीटिंग इफेक्ट पे आते हैं। अब इसको हीट करने पे क्या होगा,
ठीक है। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट में यदि अपन देखें तो यदि आप KMnO4 को हीट कर देंगे तो ये बेटा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4, तो पर मैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस MnO2 प्लस O2, बस इतना ही है। सर इनके ऊपर हमसे क्वेश्चंस क्या आएंगे पेपर में? हीटिंग इफेक्ट, किसको हीट करने पे क्या बनेगा, यही सवाल आते हैं सीधे सीधे। हाँ इसलिए एकदम सीधा लिखवाया है। ओके सर। ये हीटिंग का ही सवाल आता है, मतलब K2Cr2 की हीटिंग का सवाल आता है, KMnO4 की भी हीटिंग का सवाल आता है। डन सर। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ एफ ब्लॉक पढ़ा देता हूं मैं। एफ ब्लॉक में बेटा बहुत ही छोटा है, मैं बहुत कम पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, इनकेस आपको कुछ दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में भी ना दो सीरीज है, आपने देखी होगी, एक बोलता है लेंथेनॉइड्स, है ना, और एक होती है एक्टिनॉइड्स। यस सर। तो लेंथेनॉइड्स को बोलते हैं LN से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको AC से करते हैं, ठीक है। तो ये शुरू होती है सीरियम टू लुटेनियम, ठीक है, मतलब ये जो सीरीज है ये सीरियम टू लुटेनियम चलती है ना। और हम जैसे इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ऐसे इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। तो ये चलती है थोरियम टू लोरेंसियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लेंथेनॉइड का, देखिए 4f1 to 14, मतलब 1 से 14 इलेक्ट्रॉन कुछ भी आ सकते हैं, फिर 5d 0 या 1, ठीक है, फिर 6s2। ऐसे ही एक्टिनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 5f1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2, ठीक है। इनकी यदि बात करी जाए तो ऑल आर हैवी मेटल्स, बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हैवी मेटल्स है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा। प्लस इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार पूछा जाता है। सर ये सिलेबस में डिलीटेड है ना ब्लॉक? बेटा नीट में नहीं है, बोर्ड में है। नहीं सर बोर्ड में, यस सर। बोर्ड में बिल्कुल बोल सकते हो, इसलिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सर बोर्ड में ये एफ ब्लॉक नहीं आ रहा? हट गया ना बेटा, सही बोल रहे हो लोग। सर ये आपने Ce2Lu लिखा है ना येलो कलर में फर्स्ट में? Ce2 सीरियम टू लुटेनियम बेटा, बिल्कुल।
सर इसमें जो 6D वाला है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल होगा खाली, क्या बोलो बेटा? 0 से 1 तक ही फिल होगा खाली। मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जब सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किसी में 0 आ रहा होगा, किसी में 1 आ रहा होगा, ऐसा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब 3D ट्रांजिशन एलिमेंट जो है 3D सीरीज वाले जो है, मतलब उसमें क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, तो वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बोल सकते हैं। मुझे क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर करो, मुझे क्वेश्चन ढंग से नहीं, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझा नहीं मैं। सर वो एक तो इसलिए सर डन। कुछ पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ अभी। बोल बेटा। सर ये बोला है विच ऑफ दी 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल exhibit largest number of oxidizing state and why? ये तो mn बताया था ना मैंने, mn याद है? mn +2 भी बताता है, +3 +4 +5 +7। एग्जांपल दिया था, देख नोटबुक में लिखवाया भी था, दिखाता हूँ देख। यस सर है गा। लिखवाया था, इसका यही होगा। हाँ वही आंसर है, देख बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी लिखवाया था, देख ये देख mn, देख हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है इनके पास। सही है? लड़की आ गई लड़की। चलो अब मैं आ रहा हूँ इस पे कि Ln3 पॉजिटिव, जो Ln3 पॉजिटिव मतलब सारे, L मतलब सीरियम टू लुटेनियम, इसको Ln रिप्रेजेंट करता है। आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं, इसका लिखेंगे ड्यू टू FF ट्रांजिशन। तो मैंने कल आपको DD ट्रांजिशन सिखाया था ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन FF में ट्रांजिट करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये कलरलेस, बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं, इज कलरलेस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ बातें आप याद रखना, ठीक है? एक अलोय होता है F ब्लॉक का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं मिश मेटल, MISHMETAL। मिश मेटल में 95% लेंथेनॉइड्स होते हैं और 5% आयरन होता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? यही आपसे लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है? कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे Ln + HCl। अच्छा, जो Ln लिख रहा हूं ना, उसका मतलब पता है क्या है? ये सीरियम टू लुटेनियम कोई सा भी बेटा, तो +3 का कंपाउंड बनेगा, तो LnCl3 + H2 गैस बन जाएगी। यदि आप Ln को रिएक्ट करवाओगे बेटा Cl2 से, तो फिर से LnCl3 बन जाएगा। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है सब कुछ। या आप जैसे O2 के साथ कराओगे तो Ln2O3 बन जाएगा। ये कुछ रिएक्शंस है, ठीक है? ये और लिख लीजिए बेटा। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया क्या Mn वाला? तो आवाज ही नहीं आई तुम्हारी उसके बाद। सर एक क्वेश्चन बता दो, जो ZR और HF होते हैं वो दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं? रेडियस सेम होती है, बताता हूँ। ये लिख लिया एक बार, पहले बता मुझे। सर अभी नहीं लिखा, 2 मिनट। अब फिर इसके बाद बता रहा हूँ। सर फर्स्ट में कलर्ड के बाद क्या लिखा है आपने? FF ट्रांजिशन। कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि FF ट्रांजिशन होता है। जैसे डी ब्लॉक में DD ट्रांजिशन होता था ना,
इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता था, एनर्जी इमिट करता था, ऐसा पढ़ाया था ना। सेम इसमें FF होता है। ये DUE लिखा है ना आपने कलर के बाद? DU2 अच्छा ऐसे लिखा है। सर ये थर्ड पॉइंट क्या है? मिश मेटल एक अलॉय होता है, अलॉय समझते हैं ना, मेटल से मेटल जब मिलता है तो F ब्लॉक का एक ही अलॉय होता है, मिश मेटल जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ो। डन सर। चलिए अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूं बेटा। इसने पूछा जिरकोनियम और हाफनियम, तो होता क्या है इसके, थोड़ा अच्छे से बताता हूं कि जिरकोनियम के नीचे आता है हाफनियम बेटा। तो देखो नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? इंक्रीज होता इंक्रीज। है। तो हाफनियम का साइज जिरकोनियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है जिरकोनियम में ना, जैसे न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर f ऑर्बिटल आती है। कौन सी ऑर्बिटल आती है हाफनियम में? f ऑर्बिटल। अच्छा आप सबने पढ़ा होगा f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, सही बात है? यस सर। पुअर शील्डिंग होने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस का सारा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लग जाता है, इससे साइज क्या हो जाता है, छोटा। इसीलिए जिरकोनियम ना लगभग हाफनियम के बराबर आता है। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग के कारण साइज का कॉन्ट्रैक्ट होना। क्लियर बेटा? क्लियर है क्या? सर जब मतलब कि उनका साइज डिक्रीज होने लग जाता है उसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, हाँ, F ब्लॉक की वजह वैसे से। हाफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए था ना जिरकोनियम से, यस सर। लेकिन बराबर होता है। रीजन क्या है, एफ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे देखे एग्जांपल और देता हूं, डी ब्लॉक में भी है। एल्युमिनियम के नीचे आता है गैलियम, तो कायदे से गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था एल्युमिनियम से, लेकिन Yes, एल्युमिनियम का साइज बराबर होता है गैलियम। रीजन क्या है, अगेन ये न्यूक्लियस, गैलियम में यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ जाती है। कौन सी आ जाती है? और डी की भी पुअर शील्डिंग होती है, तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस फोर्स लगाता है तो उसको बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। समझ गया बेटा? यस सर। तो सर हम इसमें ये लिख सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लिख सकते हो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग of f orbital electrons, nucleus attracts more the outermost electron, due to which size decreases. This is known as lanthanoid contraction, and this is the reason why zirconium has equal size to hafnium. सही है? ऐसे ही एल्यूमिनियम टू गैलियम में भी लिख सकते हैं, राइट? ड्यू टू द d orbital पुअर शील्डिंग, size contracts, right? And this is the reason why aluminum is equal to gallium. सही बेटा? ओके सर। डन? तो यहाँ पे Yes, मेरा एक बार और डी बता ब्लॉक। दो हाँ बताओ बेटा। सर, ZR से एक बार और बता दो। बेटा जेडआर यही बता रहा हूँ कि हॉफनियम ना नीचे आता है जेडआर के, तो हॉफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए था ना जिरकोनियम से, लेकिन बीच में हॉफनियम में एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये शील्ड नहीं कर पाते न्यूक्लियस के फोर्स को, तो न्यूक्लियस का सारा फोर्स आउटर मोस्ट पे लगता है, तो साइज छोटा हो जाएगा ना बेटा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो इसलिए जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बराबर आता है। सही है? और कुछ? तो यहाँ मेरा डी ब्लॉक खत्म हो जाता है। अब एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। रीड एनसीईआरटी मेरा मानना है।
आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और मुझसे डिस्कस करना चाहिए। क्लियर भाई, बताओ। ठीक है, एक बार मेरे नोट्स, एक बार एनसीईआरटी और नीट के प्रीवियस ईयर, ये आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यस सर। चलिए इतना मैं रखूंगा आज के लिए। सर अभी सर एक अभी क्वेश्चन और तारा बता जी, दो।